नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। बिहार के 2 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का मतदान शनिवार को संपन्न हुआ और वहीं मतदाताओं में उत्साह तो दिखा, लेकिन विधानसभा चुनाव 2020 के मुकाबले 5% कम मतदान हुआ। 318 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी और वहीं कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में 49.59% मतदान हुआ और दोनों विधानसभा क्षेत्र में 6 ऑब्जर्वर लगाए गए थे और चुनाव आयोग की तरफ से 318 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई थी और वहीं महिलाओं के लिए 114 मतदान केंद्र बनाए गए थे और इनमें से 54 मतदान केंद्र ऐसे थे जहां महिला मतदान कर्मियों को तैनात किया गया था और किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं थे और जिन मतदान केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता थे उन्हें 2 भागों में बांटा गया था और दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 144 महिला मतदान केंद्र बनाए गए थे और इसमें 54 मतदान केंद्र ऐसे थे जहां मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी और वोटर सिर्फ महिलाएं ही थी और मतदान को लेकर सीआरपीएफ की 25 और बीएमपी की 6 कंपनियों को तैनात किया गया था और वहीं शांतिपूर्ण मतदान कार्य संपन्न कराने के लिए कुशेश्वर स्थान में 2000 और तारापुर में 2010 लोगों पर कार्रवाई की गई थी और मतदान के दौरान गड़बड़ी की कोशिशों के आरोप में दोनों विधानसभा क्षेत्रों से 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और वहीं जम्मू कश्मीर में शनिवार की देर शाम हुए एक ब्लास्ट में बेगूसराय के लाल ऋषि कुमार के शहीद होने पर पूरा शहर शोक में डूबा है और घटना की सूचना मिलते ही न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे बेगूसराय में मातम का सन्नाटा पसर गया और ऋषि की मौत से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया और शहीद ऋषि बेगूसराय जिला मुख्यालय के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी राजीव रंजन कुमार के बेटे थे और 1 साल पहले ही उन्होंने भारतीय सेना में ज्वाइन किया था और 30 अक्टूबर को सुंदरवन सेक्टर के राजौरी नौशेरा में एक ब्लास्ट के दौरान वो शहीद हो गए और शहीद ऋषि कुमार लखीसराय के पिपरिया के निवासी थे, लेकिन कई दशक पहले से ही जीडी कॉलेज के समीप पिपरा रोड में घर बनाकर रह रहे थे और ऋषि के दादा रिफाइनरी में कार्यरत थे जो रिटायरमेंट के बाद बेगूसराय में ही बस गए थे और मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। और वहीं मौके पर जेडीयू नेता सुदर्शन सिंह, युवा जेडीयू जिलाध्यक्ष सौरभ कुमार, स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि उमेश ठाकुर समेत सैकड़ों लोगों की भीड़ शहीद ऋषि के घर पर जुटी हुई है और वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने परिवार के लोगों को सांत्वना दी और लोगों ने बताया कि ऋषि कुमार करीब 1 साल पहले सेना में ज्वाइन किया था और करीब 1 महीने पहले जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। और वहीं लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी और जिला प्रशासन ने घाट की सफाई को लेकर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों को साफ सफाई और छठ पर्व को लेकर सारी तैयारियां समय रहते पूरा करने का निर्देश दिया। निर्देश मिलने के बाद कहलागांव अनुमंडल प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी और इस बार कहलागांव अनुमंडल में पड़ने वाले सभी गंगा घाट के किनारे बांस से बैरिकेडिंग की जाएगी और इसके अलावा किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया जाएगा। और वहीं कहलागांव एसडीओ साफ सफाई व्यवस्था की खुद मॉनिटरिंग भी करेंगे और वहीं घाटों पर सफाई और अन्य तैयारी में कोई भी कमी ना रहे, इसके लिए एसडीओ ने कहलागांव नगर पंचायत को निर्देश भी दे दिया और वहीं काली पूजा को लेकर भी शांति समिति की बैठक आयोजित की जाएगी और वहीं अनुमंडल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काली पूजा का आयोजन होता है और शांतिपूर्ण काली पूजा संपन्न कराने को लेकर भी संबंधित सभी थाना को थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया। और वहीं आपको बता दें कि कहलागांव के बटेश्वर स्थान और सीढ़ी घाट पर छठ पूजा के दिन भारी भीड़ उमड़ती है और इसके अलावा गंगा स्नान करने के लिए भी झारखंड से हजारों लोग यहां पहुंचते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने व्यवस्था करने का निर्देश नगर पंचायत को दिया है।
और वहीं बक्सर में जीवनदायिनी मां गंगा के बढ़ते जलस्तर ने बक्सर जिला प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। और 8 नवंबर से शुरू हो रहे 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी में जुटे अधिकारी घाटों की सफाई और बैरिकेटिंग नहीं करा पा रहे हैं। और बक्सर नगर परिषद क्षेत्र में कुल 28 घाटों पर छठवर्ती सूर्य को अर्घ्य दे पाएंगे और पूरे जिले में 86 घाट बनाए गए हैं। और वहीं गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा जिला पुलिस बल के जवानों और गोताखोरों को घाट के किनारे तैनात किया जाएगा। और गंगा नदी के बड़े जलस्तर को देखते हुए पूरे जिले में छठ व्रतियों के लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों ने कुल 84 घाटों को चिन्हित किया है। और वहीं बक्सर नगर परिषद क्षेत्र में कुल 28 घाट है जहां छठ व्रतियों के लिए अर्घ्य देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन निरंतर बढ़ते गंगा के जल स्तर को देखते हुए घाटों की लंबाई बढ़ाने में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं। और गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर पर चिंता जताते हुए नगर परिषद के वाइस चेयरमैन इंद्र प्रताप सिंह उर्फ बब्बन सिंह ने कहा कि गंगा का जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में बैरिकेटिंग करने से लेकर घाटों की साफ सफाई करने में काफी मुश्किलें आ रही और ये निर्णय ही नहीं हो पा रहा है कि गंगा में बैरिकेटिंग कहां तक कराया जाए। और वहीं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के कोयरगावा गांव में हुई जितेंद्र कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया और पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और वहीं आपको बता दें कि अवैध संबंध के चलते हत्या हुई है और शादी के बाद युवक अपनी प्रेमिका से कन्नी काटने लगा था और इससे नाराज प्रेमिका ने उसकी हत्या की साजिश रच दी। और गिरफ्तार लोगों में साथी थाना क्षेत्र के सतवारिया गांव निवासी गोलू कुमार यादव, बानू छापरा ओपी के अवरिया गांव निवासी मोहम्मद समीर समेत साथी सतवारिया की एक महिला शामिल है। और वहीं थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि 18 अक्टूबर को कोडरगावा गांव के समीप जितेंद्र कुमार नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज की गई थी। और वहीं जांच में मृतक के पास से मिले मोबाइल फोन से हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। और वहीं जेएपी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव शनिवार को मारपीट के एक मामले में सुपौल कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने पप्पू यादव को अगली तारीख 25 नवंबर का दिया। और पेशी के बाद कोर्ट से बाहर आए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार सरकार को शराबबंदी पर फिर से विचार करना चाहिए। और पप्पू यादव ने कहा कि कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या हो रही है, बॉर्डर पर सैनिकों के शहीद होने पर सरकार हाय तौबा मचाती है, लेकिन मजदूरों की मौत पर मुआवजा तक नहीं दिया गया। और सरकार को चाहिए कि मृतकों के परिवार वालों को करीब 20 लाख रुपए का मुआवजा दे। और वहीं उन्होंने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताते हुए कहा कि सरकार इस कानून पर पुनर्विचार करे। जहरीली शराब पीने से मुजफ्फरपुर और सिवान में मौत हुई है। और वहीं सरकार नेता और अधिकारियों की जांच कराए कि वो 1.5 महीने के अंदर कितनी बार शराब पी चुके हैं। और वहीं कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च 2020 से बेहुर जेल सहित पूरे बिहार के सभी जेलों में फिजिकल मुलाकात पर रोक लगा दी गई थी, जिसे अब जल्द ही खत्म कर कैदियों और उनके परिजनों से सीधी मुलाकात कराई जाएगी। जेल प्रशासन की ओर से इस फाइल को राज्य सरकार के समक्ष अनुमति हेतु भेजा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही इस महीने के शुरुआत में ही ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। हालांकि पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि 1 नवंबर से कैदियों और परिजनों से फिजिकल मुलाकात कर सकेंगे, लेकिन राज्य सरकार से अब तक अनुमति नहीं मिलने से ये 1 नवंबर से लागू नहीं हो पाएगा। वहीं पटना आदर्श केंद्रीय बेउर जेल के अधीक्षक जितेंद्र कुमार की माने तो जल्द ही कैदियों और उनके परिजनों के बीच सीधी मुलाकात की व्यवस्था लागू की जाएगी और जेल प्रशासन द्वारा सभी जिलों को दिए गए निर्देशों को पूरा किया जा रहा है। वहीं सफाई से लेकर इंटरकॉम की व्यवस्था भी की जा रही है। हालांकि उन्होंने बताया कि इसके अलावा बंदी अपने परिजन द्वारा बाहर से खाना और बढ़ते ठंड के मद्देनजर परिजनों द्वारा कैदियों को गर्म कपड़े मिलना शुरू हो गए हैं और ये सारी व्यवस्था 19 महीने बाद फिर से शुरू हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि 22 मार्च
2020 से फिजिकल मुलाकात और बाहर से खाने पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि इस दौरान जेल प्रशासन द्वारा बंदियों को परिजनों से फोन या वीडियो कॉल से मुलाकात करवाई जा रही थी। और इसके अलावा आपको बता दें कि गुरुवार को फिजिकल मुलाकात और गर्म कपड़े देने समेत घर का खाना और अन्य मांगों को लेकर बेउर जेल में कैदियों के द्वारा धरना दिया गया था। और इस दौरान कैदियों ने जेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी, जिसके बाद जेल प्रशासन द्वारा खाना सहित उनके लिए गर्म कपड़े लाने की इजाजत दे दी गई। दरअसल कैदियों की मांग है कि जब कोरोना का संक्रमण ना के बराबर रह गया, ऐसे में सभी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थानें खुल गए हैं, तो उन्हें भी उनके परिजनों से सीधी मुलाकात की अनुमति मिलनी चाहिए। और उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर महीने के पहले हफ्ते में ही राज्य सरकार की अनुमति के बाद ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। और वहीं बिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं और तमाम जिलों से रोजाना अपराध की खबरें लगातार आ रही। और एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे वो बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। और घायल को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां से गोरखपुर रेफर कर दिया गया। और घटना दरौंदा थाना क्षेत्र के कंगाली छपरा गांव के समीप की है। और घायल व्यक्ति की पहचान कंगाली छपरा निवासी देव शरण सिंह का रूप में की गई है। वहीं बताया जाता है कि देव शरण सिंह पीडीएस दुकान से केरोसिन तेल लेकर आ रहा था, तभी दो बाइक पर सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। और घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। और वहीं ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने पर स्थानीय थाना अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह घटनास्थल पर भी पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए थे। और वहीं घटना के कारण का अभी पता नहीं चला, लेकिन जिस तरह से दिन दिहाड़े गोली मारी गई, उससे लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर सौंदर्य प्रतियोगिता और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया। और साथ ही ये भी कहा गया कि खादी के नाम पर कोई भ्रामक गतिविधि नहीं चला जा सकती। पर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा? विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खादी और भारत का इतिहास सदियों पुराना है। कपड़ों की हाथ से कताई और बुनाई हजारों वर्षों से चली आ रही है। सिंधु सभ्यता में कपड़ों की परंपरा काफी अच्छे से विकसित थी और खादी की प्राचीनता का सबसे प्रमुख प्रमाण मोहनजोदाड़ो की पुजारी की मूर्ति है, जिसे कंधे पर लबादे पहने हुए दिखाया गया है। साथ ही उसमें प्रयोग की गई आकृतियों को आधुनिक सिंध, गुजरात और राजस्थान में भी अभी भी देखा जा सकता है। भारतीय कपड़ों की सुंदरता और जीवंतता के कई अन्य उल्लेख भी हैं, जैसे अलेक्जेंडर ने भारत पर अपने आक्रमण के दौरान मुद्रित और चित्रित कपास की खोज की। उन्होंने और उनके उत्तराधिकारियों ने व्यापार मार्गों की स्थापना की, जिससे एशिया और यूरोप में कपास का परिचय कराया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी खादी का व्यापार भी बढ़ता रहा। तो वहीं अब 21वीं सदी में भी खादी को फैशन की दुनिया में एक नया मुकाम दिया गया है। कई फैशन डिजाइनर खादी के कपड़ों को नए तरीके से पेश कर रहे हैं और युवाओं में खादी को लोकप्रियता दिलाने का काम किया जा रहा है। तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो खादी के नाम पर लोगों को गुमराह करने का भी काम कर रहे हैं। पर इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC के ब्रांड नाम खादी का अवैध रूप से इस्तेमाल कर सौंदर्य प्रतियोगिता और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अदालत ने कहा है कि खादी के नाम पर कोई भ्रामक गतिविधि नहीं चलाई जा सकती। KVIC का आरोप है कि नोएडा स्थित खादी डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी KDCI और मिस इंडिया खादी फाउंडेशन जैसी निजी संस्थानों ने ब्रांड का नाम खाद का अवैध रूप से इस्तेमाल कर लोगों को धोखा दिया है। उच्च न्यायालय ने एक पक्षीय आदेश में कहा है कि दोनों संस्थाओं के नाम KVIC के ट्रेडमार्क खादी के लिए भ्रामक ढंग से समान है, इसीलिए इस ट्रेडमार्क के उल्लंघन का मामला माना जा रहा है। इसके अलावा उसे सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर संस्था के सभी अकाउंट से खादी नाम हटाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही वेबसाइट से ऐसी सामग्री को भी हटाने के निर्देश दिए गए जो कि KVIC के वेबसाइट से मिलती जुलती हो।
ऐसे में केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने अदालत के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति और संस्थाओं को अवैध रूप से खादी नाम का उपयोग करने से रोका जाएगा, जो कि झूठे वादों के जरिए लोगों को लुभाने का काम करते हैं। इसके अलावा अदालत ने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर संस्था के सभी अकाउंट से खादी नाम हटाने के भी निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि वेबसाइट से ऐसी सामग्री को भी हटाने के निर्देश दिए गए जो कि केवीआईसी की वेबसाइट से मिलती जुलती है। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्तियों और संस्थानों को अवैध रूप से खादी का नाम उपयोग करने से रोकेंगे, जो कि झूठे वादों के जरिए लोगों को लुभाने का काम करते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी केवीआईसी ने अकेले फैब इंडिया जैसी बड़ी कंपनी से 500 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। खादी एसोसिएशन और खादी ग्लोबल को भी नोटिस भेजे गए। दरअसल खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी ने हाल ही में 1000 से ज्यादा कानूनी नोटिस जारी कर दिए हैं। ये कानूनी नोटिस 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के हैं। मामला केवीआईसी के नाम पर नकली खादी बेचने से जुड़ा है। नकली खादी से बने मास्क और पीपीई किट बाजार में बेचे जा रही थी। इतना ही नहीं कि खादी से जुड़े और भी आइटम ऑनलाइन ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म से बेचे जा रहे थे। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दोनों ही कंपनियों को अब चेतावनी दे दी कि वो खादी के ब्रांड नेम का उपयोग करने वाले उत्पादों की बिक्री पर तुरंत रोक लगाए। सभी उत्पाद, पैकेजिंग, लेबल, प्रचार सामग्री, साइन बोर्ड और कंपनियों के नाम से जुड़ी किसी भी अन्य व्यावसायिक स्टेशनरी को नष्ट कर दे। केवीआईसी ने ये भी कहा कि 7 दिनों में निर्देशों का पालन नहीं करने पर कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अध्यक्ष का कहना है कि खादी ब्रांड नेम का कोई भी दुरुपयोग हमारे कारीगरों की आजीविका पर सीधा असर डालता है, जो कि भारत के दूर दराज के इलाकों में वास्तविक दस्तकारी उत्पाद बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केवीआईसी ब्रांड नेम खादी का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि खादी एक कपड़ा है, इस पर किसी का व्यक्तिगत हक या ट्रेडमार्क मामला कैसे हो सकता है, या खादी नाम का इस्तेमाल करना गलत कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि दरअसल खादी एक सामान्य नाम नहीं है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ट्रेडमार्क खादी और खादी इंडिया का वैध मालिक है, जिसके चलते नई दिल्ली में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया डोमेन विवाद नीति यानी INDRP मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने एक निजी संस्था की इस दलील को खारिज कर दिया है कि खादी एक सामान्य शब्द है और कहा कि किसी अन्य द्वारा लोकप्रिय ब्रांड का नाम उपयोग भ्रम और धोखा पैदा करने की संभावना है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि ये एक निर्विवाद तथ्य है कि केवीआईसी शिकायतकर्ता ट्रेडमार्क खादी या खादी इंडिया का वैध मालिक है और उसने ट्रेडमार्क्स एक्ट की धारा 17 के प्रावधानों के तहत स्वामित्व हासिल कर लिया है। ट्रिब्यूनल की राय में विवादित डोमेन नाम www.khadi.in एक ट्रेडमार्क समर्थित डोमेन नाम है और ये न केवल व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बल्कि भारत सरकार द्वारा जारी INDPR नीति के खंड 4 का भी उल्लंघन करता है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।